नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बिहार से बड़ी खबर सामने आई है कि सूत्रों की माने तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे। डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली रही और इस दौरान आरजेडी नेता आलोक मेहता राजभवन में मौजूद रहे। तो बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है और बीते दिनों से सियासी घमासान बिहार की राजनीति में मचा हुआ है और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल पा रही है कि जल्द ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो बिहार की सियासत में घमासान लगातार मचा हुआ है। पिछले दिनों से एक्स पर एक पोस्ट और उस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज। लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीते दिन सीएम आवास पर पटना में बैठक हुई और उसके बाद अगर जिक्र आज का किया जाए तो आज भी कई बैठकें हुई है और आने वाले दिनों में भी कई बैठकें होंगी। और देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी के पास अंकगणित, बिहार के सियासी अंकगणित का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी के पास 78, जेडीयू 45, हम 4, अदर 0 और टोटल बनती है 127 सीट। अगर आरजेडी का जिक्र किया जाए तो आरजेडी 79, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, एआईएमआईएम 1, टोटल 115। बिहार का सियासी गणित, गठबंधन में तकरार, कैसे बनेगी फिर सरकार, क्योंकि एक बार फिर से गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश के संग कितने एमएलए हैं ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया और लालू के साथ कितने एमएलए हैं ये भी हमने आपको बताया। तो बिहार का सियासी अंकगणित आपको बता देते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के पास, मतलब कि नीतीश कुमार के पास कितने एमएलए हैं और लालू यादव के पास कितने एमएलए हैं। लालू के बीजेपी का अगर जिक्र करते तो बीजेपी के पास 78, आरजेडी 79, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, हम 4, लेफ्ट के पास 16 और कुल 127। अगर बिहार में कुल सीटों का जिक्र किया जाए तो 243 है। बहुमत का आंकड़ा 122, जादुई आंकड़ा 122 है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ सियासी अंक गणित बैठता है, किसके पास कितने एमएलए, नीतीश कुमार के पास कितने एमएलए और लालू यादव के पास कितने एमएलए है। ऐसे में अगर जादुई आंकड़े की बात की जाए, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो बिहार का 122 है, जिसको छूना जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में अगले 2 दिनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। बड़ा खेल बिहार की राजनीति में अगले 2 दिनों में संभव। महागठबंधन से अलग होगी जेडीयू, नीतीश कुमार देंगे सीएम पद से इस्तीफा। नीतीश कुमार 28 जनवरी को फिर ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं एक बार फिर से। राज्यपाल ने बाहर जाने का कार्यक्रम भी रद्द किया है। जेपी नड्डा ने भी 29 जनवरी का जो दौरा था वो रद्द कर दिया है। तो देखिए, इस बीच जो बड़ी खबर नीतीश कुमार को लेकर के मिल रही है वो ये कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं और राज्यपाल ने भी अपना कार्यक्रम रद्द किया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने भी 29 जनवरी का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इसके अलावा अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जेडीयू, आरजेडी सभी दलों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लगातार हम बिहार की सियासत में देख रहे हैं कि किस तरीके से उथल पुथल मची है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच बड़ी खबर सामने आई है। आरजेडी के संपर्क में जेडीयू के कुछ विधायक हैं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव के संपर्क में जेडीयू के 10 से 12 नेता हैं। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं।
बिहार में सियासी घमासान, नीतीश से मिलने पहुंचे शिवानंद तिवारी। नीतीश ने मिलने से किया इनकार। नीतीश कुमार के इनकार के बाद बोले शिवानंद तिवारी कि नीतीश में जमीर होगा तो नहीं छोड़ेंगे महागठबंधन का साथ। बिहार में लगातार सियासी उठापटक जारी है। कल शाम बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक सुशील मोदी ने बुलाई है। विधायकों की बैठक, सियासी उथल पुथल के बीच सुशील मोदी का बयान भी सामने आया है और सुशील मोदी ने कहा है कि दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। दरवाजा बंद है तो खुल भी सकता है। सुशील मोदी का ये बड़ा बयान बिहार की सियासत में उथल पुथल के बीच आया। और राजनीति में कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ। और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खोलता भी है। अभी वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है। कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ। और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, सब है कहाँ। ये स्वार्थों के बीच बना हुआ इंडिया अलायंस था। जिस दिन से इंडिया अलायंस बना, वो सनातन के विरुद्ध शुरू काम किया और कांग्रेस इसका सूत्रधार बना। सारे लोग उसके समर्थन में खड़े रहे, स्टालिन के बेटे के समय से लेकर के अब तक। अब तो ये संतरे की तरह इंडिया अलायंस गठबंधन घमंडिया, ये संतरे की तरह है। संतरा ऊपर से चिकना लगता है, अंदर से फाके फाक होता है। वो फाके फाक है। कोई फाक का टुकड़ा अधीर रंजन जी और ममता जी के हाथ में है, कोई नीतीश जी और कांग्रेस के हाथ में है, लालू जी के हाथ में है, ये हर कहीं केजरीवाल जी के हाथ में है। एक एक टुकड़ा सब लिए हुए हैं और सब कह रहे हैं इसमें रख दीजिए फिर फांक ठीक कर दूंगा। ये फांक ठीक होने वाला नहीं। देखिए, पहले की बात है, पुरानी बात है, वो उस समय आया था। वो ये सब स्वाभाविक भी है। हर व्यक्ति, हर गठबंधन चाहता है कि जब छोटे दल होते हैं कि उनको अपने ले लीजिए, लेकिन एक विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा शुरू से रही है एनडीए के साथ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हमेशा जानते रहे हैं, मानते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं और हम जानते हैं कि उनके लीडरशिप में देश सुरक्षित है। जब देश सुरक्षित है, एक ऐसे एबल लीडरशिप है, हम उनके साथ रहेंगे कि उधर जाने का क्या अचूत है। हम तो उनका हमेशा विरोध किए हैं, उनके नीतियों का विरोध किए हैं। हम आप लोग को भी समक्ष कई बार बोले हैं जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज के युवराज। ये सारी बातें हैं, तो कहाँ इस तरह के बेफूज बातें हैं कि हम उधर जाएंगे, कोई कितना बड़ा भी ऑफर दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, उन पर हम लोग का पूरा विश्वास है। हम जहाँ वो रहेंगे, जहाँ हम लोग को आदेश करेंगे, हम साथ में रहेंगे। कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं।
देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है, और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा, दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। है वहाँ नीतीश जी काफ़ी परेशान हैं, दम घुटन की स्थिति में, इसलिए वहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के मद्देनज़र अब चीज़ों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है, तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं, जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है। वो सब बात खत्म हो गई। आज सारे अखबारों में देख लीजिए कि सारी आ गई है बात, पुष्टि हो गई है कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मीडिया बहुत हाई तबाह कल तक मचा रहा था, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई कल भी नहीं थी, आज भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया ने भी खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक ने क्या कुछ कहा है इस खास बातचीत में। 2 दिनों से बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। लगातार बिहार से लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता तारिक अनवर। तारिक साहब, जिस प्रकार से नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से लगातार इस असमंजस में है कि एनडीए में शामिल होंगे या इंडिया गठबंधन को छोड़ेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस सारे षड्यंत्र के पीछे जो आज बिहार की जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बना था और नीतीश कुमार जी एक प्रकार से उसके सूत्रधार थे, तो उनको ये लग रहा है कि आने वाले 2024 में वो 2019 का परफॉर्मेंस दोहरा नहीं सकते, वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह बिहार के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो और वहाँ के हालात, राजनीतिक हालात बदल जाएं, ताकि उसका वो लाभ उठा सकें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जी एक अनुभवी राजनेता हैं, सुलझे हुए हैं, समझदार हैं
वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी अपनी छवि धूमिल हो, पार्टी की छवि धूमिल हो। वो ऐसा काम नहीं करेंगे और वो इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि इंडिया गठबंधन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर इंडिया गठबंधन को अगर कमज़ोर होगा तो उसके साथ साथ उनकी भी आने वाले समय में उनकी भी राजनीति कमज़ोर होगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जब 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी के साथ नहीं थे और उनकी कम सीटें आई थी, लेकिन जब वो 19 में भाजपा के साथ आ जाते हैं एनडीए में तब उनकी सीटें कहीं ना कहीं डबल हो गई थी। तो अब कहा जा रहा है कि शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए कुछ नहीं है और एनडीए में सब कुछ है, वहाँ उनकी सीटें बढ़ेंगी। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, पिछली बार जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो स्वतंत्र रूप से लड़े थे, किसी गठबंधन में नहीं थे, ना वो महागठबंधन में थे ना वो एनडीए में थे, अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इसमें 2 सीट उनको ज़रूर आई थी, लेकिन लगभग 17% वोट भी आया था। हमारा ये मानना है कि चूँकि जब वो अभी महागठबंधन में आए थे या इंडिया गठबंधन में आए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, सांप्रदायिकता का आरोप लगाया था, देश को बांटने का आरोप लगाया था, संविधान को ख़त्म करने का आरोप लगाया था। अब इन सब बातों के कहने के बाद अगर फिर वहाँ उनकी वापसी होती है तो फिर उनके बयानों का क्या होगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कोयला और शराब घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज करने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से ईडी और आईटी इस मामले की जांच कर रही थी और जांच करने के बाद अब उन्होंने एसीबी को एफआईआर दर्ज करने को कहा है। पहले ईडी और आईटी द्वारा की गई जांच के दौरान हमारे कई नेताओं के नाम नहीं था, लेकिन अब अचानक एफआईआर में हमारे नेताओं का नाम, ये साफ है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तीन साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मींज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरो का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। 3 साल से आईटी और ईडी। तो उधर ज्ञानवापी केस में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में सनातन धर्म से जुड़ा सबूत भी मिला है। रिपोर्ट की माने तो ज्ञानवापी में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। इसके अलावा तहखाने में मूर्ति मिलने की बात भी इस रिपोर्ट में सामने आई है। शुरू से और जब से एप्लीकेशन फाइल किया था तब से, और दावे में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर तथाकथित मस्जिद का निर्माण कराया था। और सर्वे में जो चीज़ें आई हैं वो सब बातें हैं जो कि हम कहते कन्फर्म हुई है। और जो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। पश्चिमी दीवार करीब 5000 साल पुरानी है और जो दीवार है पश्चिमी दीवार सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जो नीचे तहखाना है उधर टूटी टूटी मूर्तियां, ये 350 से ज़्यादा मूर्तियां उसके अंदर पड़ी हुई हैं।
जो कि तोड़कर ढांचा तोड़कर उसमें डाल दिया गया। जो खंभे हैं वो पुराने ही मंदिर के पिलर्स हैं, जिन खंभों को दोबारा यूज किया। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था prior to the construction of existing structure। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। तो वहीं एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद अखलाक ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि अभी पूरी रिपोर्ट की स्टडी सामने नहीं आई है और हम पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस पर आपत्ति दाखिल करेंगे। जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो पिछले बार जो वकील कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी उसमें भी जो फोटोग्राफ थे वही फोटोग्राफ्स हैं, कोई अलग से नहीं है। उसमें उन्होंने फ़ोटो खींच करके अपनी रिपोर्ट दिखाया था। इन्होंने उसकी जो तो नाप जोख कर दिया, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, कितना पतला है, यही इसके अंदर है। ऐसी कोई भी जितनी फ़ोटोग्राफ्स पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फ़ोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्होंने नाप लिख दिया है। खुदाई के लिए तो उनको मना किया गया था स्ट्रिक्टली, और उन्होंने हल्फनामा भी दिया था डायरेक्टर साहब ने कि एएसआई के कि हम उसकी खुदाई नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने मंदिर के पीछे पश्चिमी हिस्से में कुछ मलबे पड़े हुए थे, वो सफाई कराया उन्होंने। उसके सफाई से कुछ फ़ायदा भी हुआ कि हमारी मज़ार ओपन हो गई, जो हमारे पश्चिम तरफ हमारी ज़मीन पर मज़ार हैं 2 वो खुल गई। और उन्होंने दक्षिणी तहखाने में कुछ जो तो मिट्टियाँ निकाल के कुछ कोशिश किया होगा पता करने के लिए, लेकिन उनको जब कुछ नहीं मिला तो बाकी उन्होंने छोड़ दिया मिट्टी इसी तरह। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा से खास बातचीत की और इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि ज्ञानवापी में प्राचीन मंदिर था। ज्ञानवापी पर जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वहां पर किस तरह से मंदिर के निशान मौजूद थे। तमाम ऐसे साक्ष्य वहां पर मिले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी। सर, जो रिपोर्ट आई है एएसआई सर्वे की, उसके बाद किस तरह से देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही सर्वे हुआ है, एएसआई ने सर्वे किया है और सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है, जो हमने देखी है, आप लोगों के माध्यम से हमने भी देखी है और जो पक्षकार थे हमारे उन्होंने भी उसको सार्वजनिक किया। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि उस समय का जो भी बादशाह या रूरल रहा है, जो भी शासक रहा है, उसने ये कृत्य को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं और पीछे कहीं उसमें जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो एएसआई रिपोर्ट बता रही है उसमें है कि मंदिर को वहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरलुक किया गया या मंदिर था उसके ऊपर निर्माण कोई दूसरा कराया गया। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक माननीय न्यायालय तो जो निर्णय देगा उसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, उसके अनुपालन में हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने अयोध्या का देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हमने उसके अनुपालन में जो भी हमको आदेश हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उसके अनुपालन में हमने काम किया। लेकिन हमारा कहना है सौहार्द कायम रहना चाहिए, भाईचारे के साथ में तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनको सभी हमारे यहाँ भी 73 फिरके हैं, तो वो सभी लोग उनको मानते हों, ऐसे धर्मगुरुओं की एक कमेटी बनना चाहिए जो आगे आकर इस पर पक्ष रखे, इस पर बात करे, दिल बड़ा करके अपनी बात को कहे। क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं लगता है कि रोज़ आप हमारे आगे माइक लगाएं या किसी और नेता के आगे माइक लगाएं और वो बोले, क्योंकि ये एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर हमारे धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि हम अगर आगे जाएंगे तो हमारे समाज के लोग जो वो कहेंगे हम मानेंगे। लेकिन बार बार उसको अयोध्या प्रकरण की तरह आगे ले जाना कि माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो बयानबाजियों में एक तो वातावरण अच्छा नहीं होता, सौहार्द खराब होता है। तो हमारा देश संस्कारी देश है, हमारा देश एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है और सौहार्द के लिए जाना जाता है। तो इसलिए हमेशा से हम लोग साथ में रहते आए हैं। अगर किन्हीं
बादशाहों ने कोई इस तरह की चीज़ की थी, तो उसको सुधारने के लिए उन धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, उनको आगे आकर उस बात को बताना चाहिए और हम लोग भी उसको लेकर आगे बढ़ें कि ताकि एक कोई भी चीज़ जब माननीय न्यायालय के फैसले से भी आए तो एक सौहार्द के साथ में, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, जिस तरह से आज अयोध्या को आपने देखा। कैमरामैन हरि राम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया और परेड की सलामी भी द्रौपदी मुर्मू ने ली है। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन भी किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड विजय चौक से शुरू होकर के लाल किले तक पहुंची। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार भारतीय सेना में नर्सिंग अधिकारी के पद पर तैनात महिलाएं कर्तव्य पथ पर परेड करती नजर आई हैं। परेड में तीनों सेनाओं में से कुल 144 महिला अधिकारी, सैनिक और अग्निवीर सैनिकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। पीएम ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर के देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम के स्वागत के लिए मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान हर साल की तरह इस साल भी पीएम नरेंद्र मोदी के लुक की काफी चर्चाएं रही हैं। पीएम मोदी ने रंग बिरंगी बांधिनी साफा पहने हुए नजर आए हैं। पीएम की पगड़ी का रंग मुख्य रूप से पीला है और ये रंग भगवान राम से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा पीएम पारंपरिक सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहनकर परेड स्थल पर पहुंचे और उसके ऊपर उन्होंने ब्राउन रंग का जैकेट पहना। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही पीएम मोदी बांधनी साफा सिर पर बांधकर हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आते रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रेसिडेंट मैक्रो बग्गी में बैठ करके कर्तव्य पथ पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। और ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हर साल किस तरीके से गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हर साल किस तरीके से विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब में झंडा फहराया गया। लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के सीएम भगवत मान ने, तो वहीं पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडा फहराया। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तिरंगा फहराया, गणतंत्र दिवस मनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो वहीं पर ये चौथी तस्वीर पंजाब की, जहां सीएम मान ने तिरंगा फहराया। ये हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हर राज्य में, देश के हर राज्य में बड़ी ही धूमधाम के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। देश में जश्न का माहौल और सभी ने
बड़ी ही धूमधाम के साथ आज का दिन मनाया है। और देखिए, हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के साथ साथ पहली बार करनाल में भी तिरंगा फहराया। और ये 9 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। बिहार में नीतीश कुमार ने किस तरीके से तिरंगा फहराया। ओडिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नवीन पटनायक ने तिरंगा फहराया। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी आज के दिन तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों के साथ साथ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी तमिलनाडु में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा अगर राजस्थान का जिक्र किया जाए तो राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी तिरंगा फहराया। प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तिरंगा फहराया और साथ ही उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, तिरंगा फहराया और सभी प्रदेशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर भी गणतंत्र का जश्न मनाया गया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों में काफी जोश देखने को मिला, तो वहीं लोगों में भी खूब उत्साह देखने को मिला। एक बार उन्हें स्वागत है। एक बार उन्हें स्वागत है। तो उधर गुजरात के बनासकांठा में गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ के नाडाबेट बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भांगड़े का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने भांगड़े का खूब आनंद उठाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।